ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। ठीक है, तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं शशांक जैन, जो आज डीएसपी पद पे नियुक्त हैं। पहले मेरे साथ लेबर इंस्पेक्टर पद पे नियुक्त थे, फिर बाद में इनकी ज्वाइनिंग एमपीपीएससी के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे लगे थे। ट्रेजरी ऑफिसर, फिर एडी फाइनेंस, एडीओ फाइनेंस, और उसके बाद में सर आपका वेटिंग क्लियर होके डीएसपी के पद पे गए। डीएसपी। तो देखिए सर, आज एक लेबर इंस्पेक्टर से कोई डीएसपी बनता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको। सर बोल दीजिए। कुछ भी नहीं है। तो मैं बिना समय वेस्ट किए सर, आपका भी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा सर। तो वही इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आप बताइएगा। बिल्कुल। आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या रही है सर? मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया था। बीटेक की होगी ना सर? बीटेक आप? हाँ, बीई की है ना सर। और सर आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग का अनुभव क्या था? आप मतलब जैसे बीई के बाद तो कंप्यूटर साइंस के बाद तो आप चाहते तो सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में जाते, तो यहाँ आप कैसे आए सर? मैं गया भी था सॉफ्टवेयर फील्ड में, 1.5 साल मैंने जॉब भी किया है, प्राइवेट जॉब। उसके बाद था कि अपने स्टेट में ही काम करना है, तो वापस आए हम यहाँ पे तैयारियाँ शुरू की। और मैंने सच कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं की किसी भी इंस्टीट्यूट में। एक हमारा ग्रुप था दोस्तों का, वो पहले से तैयारी कर रहे थे, उसमें कुछ लोग थे जो कोचिंग करके आए हुए थे, तो उनके साथ जो तैयारी शुरू की, तो एक ग्रुप स्टडी ज़्यादा अच्छी थी। तो मूल आपने कोई कोचिंग सर नहीं की है ना बच्चे? नहीं, ऐसा कोई परफेक्ट कोचिंग कोई भी नहीं की कि मैं इस पर्टिकुलर कोचिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। नहीं, ये तो सर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कोई गरीब घर के जो बच्चे रहते हैं वो बेचारे बच्चे सबसे, मुझसे ही बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंदौर में जाए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें सर, पैसे नहीं है। तो आपका सर ये इंटरव्यू बहुत, आपका जो गाइडेंस है बहुत ज़्यादा महत्व देगा मुझे इस चीज़ में, और बच्चों को भी। ये कोचिंग की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है सर। हाँ, सेल्फ स्टडी के साथ आपको, हमारा एक ग्रुप था, सामाजिक संस्था थी, उसमें एक ग्रुप जैसे हम पढ़ते थे सब, एक हमें फ्रेंड्स का ग्रुप होगा ना? हाँ, फ्रेंड्स का सामाजिक संस्था के थ्रू हम एक हुए थे। वो कुछ लोग, उनका वो कंपटीशन एग्ज़ाम लेते थे, उनको पढ़ाना हमने शुरू किया था। तो उसमें मोर और लेस ग्रुप स्टडी जैसा ज़्यादा था, कोचिंग जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कोचिंग जैसा नहीं था ना? तो कितने साल की सर तैयारी थी आपकी सर? मुझे मेरा तैयारी शुरू करने से लेकर सिलेक्शन तक का पूरा समय 2 साल था, लगभग 2 से 2.5 साल। और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ा आपने सर? मतलब क्या आपने रणनीति अपनाई तैयारी करने के लिए? बुक्स हो गई, और मैं घर से आप बाहर रह के पढ़े, घर पे रह के पढ़े, किस टाइप से आपने करी सर तैयारी? घर से तो बाहर ही रह के पढ़ाई की है। घर से बाहर हमारा एक हॉस्टल जैसा था, उसमें हम सब साथ में रहते थे, वहाँ पे ग्रुप स्टडी जैसी चीज़ें थी। इसके अलावा किताबों, आप मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगा। एक स्ट्रैटेजी बेस्ड रहती ना सर, कि आज जैसे मैंने लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी करी तो मैंने ये बुक्स से पढ़ा, मैंने कोचिंग से इतने सुध देखा, और नोट्स मैंने इतने बनाए, और यूट्यूब पे इतना देखा। तो जैसे हम पीएससी की तैयारी करते थे, बहुत पर्टिकुलर थे कि हम एमपीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई एसएससी नहीं, कोई व्यापम नहीं, कुछ भी नहीं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे, तो हमने सिर्फ एमपीपीएससी पे फोकस किया था। अब एमपीपीएससी के एग्ज़ाम को समझा कि इसमें क्या करना चाहिए, कितना सिलेबस है, कितने पेपर होंगे, कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा, लगभग कितनी हमें तैयारी करनी होगी, कितने पेपर्स को कैसे कैसे कवर करना है। तो एक ओवरऑल लंबी स्ट्रेटजी थी जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था। पहले आपने सारे पेपर्स को एनालाइज किया सर? कि सबसे पहले हमने सिलेबस को एनालाइज किया था, सिलेबस को ना, कि क्या पढ़ना है, फिर उस पढ़ने में से क्या आता है, फिर हमने पेपर को एनालाइज किया, फिर हमने पढ़ाई शुरू की। तो थर्ड स्टेप था पढ़ाई शुरू करना। अब 17 वाली बैच की डीएसपी है ना सर? 2015 पीएससी 15 के बैच की पीएससी, तो 16-17 में भी आपका हुआ ही होगा सर, इतनी अच्छी तैयारी रही होगी तो। हाँ, मतलब डीएसपी से ऊपर पोस्ट नहीं मिली, टू बी ऑनेस्ट। 15 में ही आपको सबसे अच्छा पद मिल गया, तो वही और 17 के बाद मैंने एग्जाम देना बंद कर दिया था। अब सर सब कुछ तो मिल गया, ऐसा कुछ ही नहीं। तो सर आपने किन किन किताबों से पढ़ा था? किताबें भी मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं गया हूँ, मैंने टॉपिक्स की तैयारी ज़्यादा की थी। ऐसा कभी नहीं किया था कि इस किताब को पूरा पढ़ना है, टॉपिक्स पूरे कवर करने। सिलेबस हमारे सामने होता था कि सिलेबस में मुझे मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। अब मॉडर्न इंडिया की ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, कि इस चीज़ में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, तो वो अलग अलग किताबों में जो टॉपिक अच्छे मिलते थे पढ़ते थे। तो टॉपिक वाइज स्टडी की है, ना कि किताबें पढ़ी हैं।
वो सोर्स कहाँ से था आपका सर? वो सोर्स हाँ, ये सोर्सेस कोई भी किताब हो सकते हैं। हमें लगता था कि मॉडर्न इंडिया रामचंद्र गुहा की बुक में बहुत अच्छा है तो उसमें से पढ़ते थे। हमें लगता था कि प्राचीन भारत अलग किताब में अच्छा है तो हम प्राचीन भारत की अलग किताब पढ़ते थे। हमें लगता था मध्यकालीन भारत इस किताब में अच्छा है तो हम इसको पढ़ते थे। मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बुक को बांध के नहीं पढ़ा कि इस बुक से ही सब कुछ पढ़ना है। स्पेक्ट्रम पढ़ते थे, स्पेक्ट्रम को भी बहुत पढ़ा है, रामचंद्र गुहा को भी पढ़ा है। तो हमें लगता था कि ये टॉपिक इस बुक में बहुत अच्छा मिल जाएगा तो पढ़ते थे। बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ रहे थे तो कोई बताता था कि नहीं यार मैंने इसमें से बहुत अच्छा पढ़ा है। हम पढ़ने के बाद डिस्कस जरूर करते थे अपने टॉपिक को कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। तो जो व्यक्ति दूसरा पढ़ता था वो हमें कुछ सजेशन दे देता था कि नहीं यार तुम इसको सुधार सकते हो, इस किताब में ज़्यादा अच्छा लिखा है इसकी अपेक्षा। हम उसको भी देख लेते तो ऐसा हमारा इंप्रूव होता जाता था टॉपिक। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही सबसे बड़ा सवाल एक दिन में कितने घंटे। मैं बहुत पर्टिकुलर था अपने टॉपिक्स को लेके कि आज मुझे एक हफ्ते में ये टॉपिक कवर करना है, एक हफ्ते मुझे इस पेपर को ख़त्म करना है। तो अब वो एक हफ्ते के चाहे मुझे पूरे घंटे पढ़ना हो चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना हो, तो टॉपिक का ही रहता था हमेशा कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर बैठे हैं हम तो अब चाहिए 2 घंटे में हो जाए, चाहिए 4 घंटे में हो जाए, चाहिए 6 घंटे में हो जाए। ऐसा भी नहीं है 6 घंटे बाद हालत ही ख़राब हुई, बीच में ब्रेक भी लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी घंटे नहीं बांधे कितने घंटे नहीं आपने कि मैं बैठ इतना ये करना ही रोज। क्योंकि उसमें तो हम अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं ना कि 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे के बाद नहीं पढ़ोगे क्या? सही हो सकता है कभी 9 घंटे 10 घंटे पढ़ने की भी इच्छा होगी, कभी बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो ये आप एकदम हमेशा पीएससी को लेके ही पढ़ते थे मेंस में? ये बिल्कुल फोकस था कि एमपीपीएससी को ही पढ़ाई करनी है। और इसमें एक चीज़ सर आई मेरे को दिमाग में, तो आप व्यापम में भी तो सर अब आपने निकाला है, इसमें भी तो लेवल इंस्पेक्टर इतना बढ़िया आपने पद, हमने अपने पद की तारीफ कर रहा हूँ मतलब ये है कि एटलीस्ट निकाला है सर आपने वो पद, वो मेंस की तैयारी। जब आप एक मतलब ये हर एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले उसके पैटर्न को समझो, देन उसके सिलेबस को देखो, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, तब तैयारी शुरू करो। ये 4 स्टेप में हर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो ये 4 स्टेप ही सबसे अच्छे हैं। सबसे पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखो, आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम मेरे लायक है कि नहीं है, मुझे इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अब जब आपने पैटर्न समझ लिया तब आप उसका सिलेबस देखो कि इसमें पूछेंगे क्या आएगा। जैसे एसएससी में इंग्लिश आती है, आपको पता चला कि इंग्लिश और मैथ्स में कोई कमज़ोर है और ज़बरदस्ती बिना देखे तैयारी किए जा रहा है तो नहीं। तो आप सबसे पहले पैटर्न, फिर आप सिलेबस, फिर तैयारी शुरू करो, फिर उसको टॉपिक्स में डिवाइड करो। आपको सबसे टफ टॉपिक क्या लगा था सर? सबसे टफ टॉपिक, ये क्वेश्चन ही टफ है क्योंकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 6 पेपर देते थे हम पीएससी के तो हमें 6 ही पेपर इंपॉर्टेंट थे। हम प्रायोरिटी जरूर कुछ दे देते थे कि हिस्ट्री बहुत आसान है यार, मैं आसानी से याद हो जाती है, लेकिन ये सबका इंडिविजुअल हो जाता है। मुझे हिस्ट्री सबसे आसान लगती थी, मेरे दोस्त को सबसे कठिन लगती थी। आपको क्या लगता था? मुझे थर्ड पेपर में बड़ी दिक्कत आती थी, हमेशा मेरे नंबर भी थर्ड पेपर में ही कम आते थे। क्या था उसमें? थर्ड पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, जिसमें आपको अपडेट रहना है, रोज़ चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार सिलेबस में मिल ही नहीं रहा है, आपको मैगजीन से ढूंढना है, न्यूज़पेपर से ढूंढना है, तो मुझे वो टफ लगता था। सही, मेरे को इकोनॉमिक्स टफ लगता था सर। तो सर आपकी प्री का अनुभव कैसा था सर? आपने प्री की एग्ज़ाम जो दी थी, जैसे आप मेंस की तैयारी मूल रूप से करते थे, तो प्री के लिए 1 लाइन फैक्ट में कैसे गए सर आप? 1 लाइनर फैक्ट मैं बहुत लूसेंट का इस टाइप का कुछ वो होगा ना आपका? हाँ, लूसेंट हमने टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी पढ़ी है, बहुत सारा लूसेंट से ही प्री कवर होता है। लेकिन फिर भी जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हो तो आपको प्री बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि फिर आपको जो 1 लाइनर फैक्ट एक अलग अलग याद करते हो, जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हो वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो तो आपके हर 1 लाइनर करेक्ट हो जाता है। आपने अकबर के बारे में अगर पढ़ाई शुरू की तो आपको उसका जन्म पढ़ोगे, आपका कहाँ जन्म हुआ था ये पढ़ोगे, कौन माता थे, कौन पिता थे, कब उसने राजा बना, राजा बनने के बाद किससे युद्ध किया, उस युद्ध से उसको क्या फ़ायदा हुआ। ये मेंस भी और यही प्री के 1 लाइनर फैक्ट भी हैं। तो पहले आपने मेंस की तैयारी करी थी? एग्जैक्टली। अच्छा, ये सर बहुत बड़ी पहली बार मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया सर वास्तव में। तो सर आप इस चीज़ से आपका प्री का भी बहुत अच्छा कवर हो गया। हाँ, फिर हमें प्री के लिए बस रिफ्रेशमेंट ही करना होता था। जब आप मेंस की तैयारी के लिए, अगर मेंस में एक टॉपिक है मध्यकालीन भारत या मुगल सभ्यता पढ़ोगे तो आपको 100% अकबर पढ़ना है। जब आप अकबर को पढ़ोगे तो अकबर के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ना, कि कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, जन्म होने के बाद क्या हुआ उसके साथ, उसकी स्टोरी पढ़ लोगे तो फिर आपको 1 लाइनर फैक्ट जैसी कोई चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें 1 लाइनर फैक्ट हैं और वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, एक के बाद हैं। कई बार हम क्या होता है 1 लाइनर फैक्ट या इंडिविजुअल टॉपिक्स ढूंढते हैं, तो एक जगह मिल गया अकबर की मृत्यु 1598 में हुई थी, कहीं हो सकता है मैं गलत ही बोल रहा हूँ, टॉपिक मतलब फैक्ट पर ध्यान मत देना। फिर अगले 5-6 चीज़ें पढ़ी हमने महाराणा प्रताप की, फिर हमने कोई और 1 लाइनर फैक्ट पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं कि अकबर का जन्म हुआ था ये। इससे अच्छा आप मेंस की तैयारी करो, आपको बहुत क्रम से चीज़ें मिलेंगी। सही है सर, बहुत सही बात। और आपको याद भी बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा। तो आपकी राइटिंग्स आपने कौन से मीडियम में दिया था सर? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसी रही थी आपके पेपर वाइज सर? आप किस टाइप से आप लिख के आप सारा करते थे कि कैसे आप करते थे?
राइटिंग प्रैक्टिस भी हम आंसर राइटिंग के मोड में ही करते थे। जब हमें पता था कि सबसे बड़ा आंसर जो हमें लिखना है वो 1.5 पेज या 3 पेज से ज़्यादा का नहीं लिखना है, 15 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था, तो फिर हम क्यों इतना ज़्यादा याद कर लें कि हम 3 पेज में उसको ना समेट पाएँ। तो आंसर राइटिंग के मोड में ही हमें आंसर राइटिंग मतलब प्रैक्टिस करते थे हम कि इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब जब अकबर को पढ़ लिया, मैं इसलिए एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहा हूँ ताकि लोग समझ पाएँ कि क्या है। जैसे अगर मैंने अकबर के बारे में पढ़ा तो फिर मैं अकबर के क्वेश्चन भी सोचता था, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं। तो मान लीजिए अकबर के क्वेश्चन आया कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी या अकबर का, तो फिर मैं उसको सोचता था पढ़ने के बाद कि यार अकबर की अगर राजपूत नीति पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा। पढ़ने के बाद फिर ये भी सोचना कि मैं लिखूंगा क्या अगर क्वेश्चन आएगा। तो सब कुछ तो जो आपने पढ़ा वो काम का नहीं है ना, आपके सब कुछ आप किताब में आंसर राइटिंग में लिख भी नहीं सकते हो। तो बहुत सोचता था कि क्या लिखूंगा। तो आंसर राइटिंग की थिंकिंग करना ही बहुत ज़रूरी है। और किताब लिखने का अनुभव था कुछ वहाँ पे जब आपने मेंस की राइटिंग लिखी थी, तब कुछ ऐसा कि कुछ कमी रह गई हो, आपसे कुछ गलती हुई हो जो स्टूडेंट से नहीं हुई हो? आपने डायग्राम वायग्राम तो बनाते ही होंगे सर पूरे के पूरे, बिल्कुल, तो कंपलसरी जैसा है ही है, तो कुछ कंपलसरी नहीं है। हो सकता है मेरे कई दोस्तों ने सिर्फ पैराग्राफ के रूप में आंसर लिखे हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। बस सबसे अच्छा रूल एक ही है कि आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आंसर को। तो डायग्राम से बहुत आसानी से एक्सप्रेस हो जाता है, इसलिए लगभग बहुत से लोग डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कई लोग हैं अफेक्ट आता है सर उससे। हाँ, मतलब डायग्राम से है कि बहुत आसानी से आप अपने टॉपिक को कम शब्दों में दिखा सकते हो, तो अफेक्ट तो बहुत आता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ में बंध जाना बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता था, जैसे 2014 मेरे साथ हुआ था, डायग्राम बनाना ही है ऐसा मैंने भी सोच लिया था, तो ज़बरदस्ती डायग्राम बना रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी डायग्राम बना रहे हैं, तो कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है इसका। तो ये हमारा ओपन माइंड होना चाहिए कि कहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहीं लगाएं। और हिंदी के 2 घंटे का पेपर कैसे करा था सर आपने, उसका कुछ याद है आपको? क्योंकि बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सर, उनको ये टॉपिक सबसे कठिन रहता है। हिंदी का 2 घंटे हिंदी बहुत आसान है। हिंदी का जब सिलेबस देखेंगे ना लोग, हिंदी के पेपर का जब सिलेबस देखेंगे तो बहुत पर्टिकुलर है, बहुत ही पर्टिकुलर। खैर अब अगली बार से सिलेबस चेंज हो रहा है 2020 की पीएससी से, लेकिन अभी भी मोर और लेस चीज़ें फिक्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं हिंदी का पेपर तो सारी हिंदी पढ़ लेते हैं। नहीं, आप उस सिलेबस को देखो ना, उसमें क्या लिखा है। उसमें फिक्स हैं चीज़ें, उसमें लिखा है कि पर्यायवाची आएंगे, ये आएगा, ये आएगा। तो जब वो चीज़ें फिक्स हैं कि विलोम शब्द आने तो विलोम शब्द पढ़ लो, पर्यायवाची आने तो पर्यायवाची पढ़ लो। इसमें कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ भी नहीं है। पर्यायवाची हिंदी मीडियम वालों को भी उतने ही आएंगे जितने कि इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ ले। तो कुछ टॉपिक जिनको आसानी से कवर किया जा सकता है, पर्यायवाची में बहुत नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं, विलोम शब्दों में पूरे नंबर मिलते हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ले दे के कितने विलोम शब्द होंगे, 200 300 वर्ड्स याद करना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। गद्यांश आता है, बहुत आसान होता है। तो हिंदी का पेपर तो सबके लिए बहुत आसान है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए मतलब बराबर है। ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का पेपर सरल है। सही है सर, सही बात बताइए। और आपका सर इंटरव्यू का अनुभव कैसा था सर? इंटरव्यूज़ टू बी ऑनेस्ट रहना ही है। वहाँ पे आप जो हो वहाँ बैठ जाओ, आराम से बात करो उनसे, वो आपसे बात करेंगे। बातें ही हैं इंटरव्यू में। आपसे बहुत कम ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया जाता है आइए इसका क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दीवार पे मारा तो क्या होगा, ऐसे सवाल ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपसे बहुत जनरल पूछेंगे, अगर आप बन जाओगे तो क्या करोगे। तो आप जो इतने सालों तक तैयारी में सोचते हो कि मैं बन के ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, आपको वही बातें जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बातें आपको वहाँ जाके करनी है। और उनको अगर लगेगा कि आपके अंदर कुछ है तो को नंबर देंगे इस बात पे। कुछ सवाल याद है सर आपको कि क्या इंटरव्यू में पूछे थे आपसे? बिल्कुल, आपने हमसे जो फॉर्म भराया जाता है उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन चलता है, आपकी हॉबी क्या है या आपको क्या पसंद है, इंटरेस्ट क्या है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हो स्कूल टाइम में, तो जो आपने लिखा है वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने लिखा था कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट बड़ा पसंद है, तो मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करते थे, क्यों लिखा है ये। तो जब आपने सच्चाई लिखी होगी तो आप उसको बोल पाओगे। फिर मुझे एक पर्टिकुलर बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो मैंने उन सब के आंसर दिए थे इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ज़बरदस्ती का ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। हाँ, मतलब लिखने के लिए नहीं लिखनी है चीज़ें कि हमको बहुत अच्छा दिखना है, कि हमको किताबें पढ़ना। अब हमने आज तक ये किताब पढ़ी नहीं, हम लिख दें हमें किताबें पढ़ना पसंद है, फिर आपसे पूछेंगे आपने कौन सी किताब पढ़ी, या फिर झूठ बोलोगे तो झूठ में फंसते जाओगे। वो सोच समझ के फॉर्म भरना है कुल मिला के तो सर। सच्चाई के साथ फॉर्म भरना है। सोच समझ के भरने में आप वही कह रहे यार मैं अच्छा लिख दूँ, कुछ अच्छी हॉबी लिख दूँ। मुझसे कई लोगों ने बोला कि इवेंट मैनेजमेंट कोई हॉबी ही नहीं होती, क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा मुझे तो पसंद है, लिखूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या क्या सवाल पूछे थे सर आपसे? इवेंट मैनेजमेंट पे बहुत देर तक चला था मेरा। इवेंट मैनेजमेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चन होते गए थे
कि ये इवेंट मैनेजमेंट में क्या करोगे, अगर तुम्हें कोई प्रेस को मतलब फिर आपको रोल प्ले भी करवाते हैं कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन गए और आपको ऐसा ऐसा काम दिया तो आप क्या करोगे। मुझसे पूछा गया था, आप अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कि अगर आप कहीं पर थाना प्रभारी हो या कुछ भी हो और एक टैंकर पलट गया तो आप क्या करोगे। कोइंसिडेंटली ऐसा मेरे साथ हुआ भी, जब मैं थाना प्रभारी था एक टैंकर पलटा भी था। तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेटजी होती है कि टैंकर पलट जाएगा तो क्या हो सकता है, डीजल या पेट्रोल बहेगा, उसमें से आग लगने का खतरा होगा, आग बुझाने के लिए हमको लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को वहाँ से दूर करना होगा। तो ये इवेंट आप जो मन में सोचते हो वो आंसर देता गया था बहुत ऑनेस्टली, तो उन्हें पसंद भी आई थी वो चीज़ें। ऐसा नहीं रहता कि बहुत घुमाते हैं, टफ रहते हैं कुछ, सबका इंटरव्यू जब आप ओवर स्मार्टनेस दिखाते हो तो वो आप फंसते जाते हो। मैंने बताया ना किताब पढ़ने वाला, मैं किताब अगर मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, लिख दूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ तो उनको समझ में आ जाएगा। आप झूठ बोलोगे, आपके चेहरे पे टेंशन आएगी, आप डरोगे, फिर वो फंसाते जाएंगे तो फिर ट्रिकी होती जाएंगी चीज़ें। ये है। तो फिर इंटरव्यू के बाद में ज्वाइनिंग में कितना समय रहता है सर आपका, कितना समय लगा आपको ज्वाइन करने में? यार ये तो पीएससी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। फिर आपका रिजल्ट आने के बाद पीएससी डिपार्टमेंट को भेजेगी, डिपार्टमेंट फिर कब नोटिफिकेशन जारी करेगा, कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, कब आपकी पोस्टिंग देगी। फिर इसमें आपको कोई बस नहीं, इस समय को तो एंजॉय करना चाहिए। सही है सर। सबसे अच्छा पीरियड वही होता है। और आपके बाद सर उसके बाद मेडिकल चेकअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हुआ सर आपका? मेडिकल चेकअप तो आपके डिविजनल में होता है, क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए डिविजनल मेडिकल वार्ड पे होता है मेडिकल चेकअप, और वेरिफिकेशन के लिए आपको मंत्रालय बुलाते हैं। भोपाल गए होंगे ना? भोपाल गया था। अच्छा, और सर ट्रेनिंग का अनुभव बताइए आप। ट्रेनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग है। जैसे डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग को ऐसा माना जाता है कि बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, को बहुत सारी जगह घुमाया जाता है। उसके अलावा भोपाल में नरोना एकेडमी में ट्रेनिंग करने मिलता है। डीएसपी की ट्रेनिंग उससे बिल्कुल अलग है, बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, बहुत थकाने वाली ट्रेनिंग होती है। मतलब आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 साल बाद पूरा चार्ज मिलेगा। तब तक आप देखोगे कई दोस्त आपके डिप्टी कलेक्टर थे वो फुल फ्लैश चार्ज में आ चुके हैं, कई दोस्त जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में तो फुल फ्लैश काम कर रहे हो और आप अभी भी ट्रेनी कहला रहे हो, आप अभी भी प्रोविजनर कहला रहे हो। तो कुछ मोटिवेशन भी चाहिए पड़ता है उस समय, थकान भी होती है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। तो ऐसे हर ट्रेनिंग अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अलग चलती है। कई डिपार्टमेंट ट्रेनिंग कराते ही नहीं है, डायरेक्ट जाके चार्ज सौंप देते हैं। हमारी हुई है डायरेक्ट चार्ज। सही है सर। तो आप तो सर ट्रेनिंग में सैलरी पूरी फुल शुरू हो जाती है ना? हाँ, ट्रेनिंग में सैलरी आपको डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और थाना प्रभारी भी बीच में बनाया होगा सर आप? 3 महीने के लिए हमें थाना प्रभारी बनाया जाता है। 3 महीने के लिए, तो उसमें बहुत सीखने को मिलता है सर। हाँ, थाना प्रभारी आप मतलब हमारी जो पोस्ट है वो असलियत में मॉनिटरिंग पोस्ट है, और थाना प्रभारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसको काम करना है फील्ड में रह के, आपको करवाना है और हमें करवाना है। तो 3 महीने हम ये देखते हैं काम करने में क्या समस्याएं आती हैं, ताकि जब हम उसकी मॉनिटरिंग करें तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ पाएँ कि अगर कोई काम नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, और अगर नहीं कर रहा तो क्या मक्कारी कर रहा है। तो आजकल वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है सर, पुलिस पे तो सबसे पुलिस पे बहुत सारा वर्कलोड है, आपको बहुत सारे काम करने हैं पुलिसिंग में। सही है सर। और सर डीएसपी की मूल जॉब प्रोफाइल बताइए सर, डीएसपी बेसिकली होता क्या है? डीएसपी असलियत में एक पोस्ट है, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसके रोल अलग अलग हो सकते हैं। जब इसको सब डिवीज़न में पोस्ट किया जाता है तो ये एसडीओपी कहलाता है, जब इसको सिटी में पोस्ट किया जाता है तो ये सीएसपी कहलाता है, जब पीएचक्यू में होंगे तब हम डीएसपी कहलाएंगे। तो सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी तीनों एक ही चीज़ है। अब आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपका पद नाम कहलाएगा, लेकिन सबका कार्य लगभग एक सा है। सीएसपी और एसडीओपी एक ही चीज़ है, बस सिटी और सब डिवीज़न का अंतर है। हमारे पास पर्यवेक्षण मतलब पहली पंक्ति के पर्यवेक्षण अधिकारी हैं हम, और बहुत सरल शब्दों में कहें तो थाना प्रभारी से जस्ट एक ऊपर की पोस्ट है। तो आपको एज अ एसडीओपी 3, 4, 5 डिपेंड करता है किस सब डिवीज़न पे आप पोस्टेड हो, 3, 4 या 5 थाने आपके सुपरविज़न में रहेंगे। आपको उन थानों की सुपरविज़न करना है, वहाँ क्या काम चल रहा है, सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समय समय पे अभियान चलते रहते हैं। कुछ जो गंभीर अपराध होते हैं उनकी विवेचना कई बार खुद एसडीओपी को करनी पड़ती है। तो ये एसडीओपी का मूल कार्य है। तो सर अभी तक आपका जो कैरियर रहा है उसमें कुछ भिड़ंत हुई है गुंडों से, फिल्मी स्टाइल वाली? पुलिस के बारे में बहुत सारे परसेप्शन रहते हैं कि साउथ इंडियन मूवी जैसे, साउथ इंडियन जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिसिंग में होता है कई बार बहुत ज़्यादा भिड़ंत होती है, लेकिन अभी मैं नौकरी की शुरुआत में ही हूँ तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हम नहीं कह पाएंगे सुना है। लेकिन थाना प्रभारी पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। जब बाढ़ आती है तो भी आपको ड्यूटी पे होना है। जैसे मैं बहुत रूरल के एरिया में थाना प्रभारी था। आपका मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आपने किसी की जान बचाई थी ना, वो आपको हाँ, पड़ रहा था, कोई आदमी अपनी जान बचाई थी, वो क्या था सर वो? वही मैं जैसे मेरा उदयनगर थाने के प्रभारी के रूप में था। यहाँ से वो 120 किलोमीटर दूर है, तो आपको तुरंत हेल्प नहीं मिल पाएगी जिले से।
आपके फॉल किया तो तुरंत NDRF आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमारे एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति घाट में कूदने के लिए जा रहा है, और जब तक हम वहाँ पहुँचे, 20 किलोमीटर दूर बेला का था, जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वो घाट में उतर भी गया था नीचे। गर्मी का समय था वो, मतलब जाती हुई सर्दी थी, तो बहुत तेज़ धूप भी पड़ रही थी उस समय, तो पसीने में तरबतर वो नीचे बैठा हुआ था एकदम खड़ी ढाल पे। तो फिर उसको बातों में लगा के उलझा के 2 टीम को बाजू से भेज के उसको हमने निकाला था घाट में से। अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत करने को मिलते हैं। तो इस टाइप की माफिया भिड़ंत नहीं हुई अभी तक सर आपकी ज़िंदगी? ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन होता रहता है, जिनके साथ हो सकता है। तो एमपी में तो खैर क्राइम रेट बहुत कम है इस टाइप का, कोई दूसरे अदर स्टेट्स जैसा नहीं, एमपी तो बहुत लीडर। हाँ, इन मामलों में MP बहुत अच्छा है। अच्छी बात है सर, आपका वर्कलोड कम रहेगा। तो सर फाइनल आप कुछ टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे आगे के लिए करे बच्चे तैयारी। और टिप्स यही है यार कि हमें PSC की पर्टिकुलर तैयारी में बहुत लेंदी प्रोसेस है। नोटिफिकेशन कब एग्ज़ाम आएगा, कब होगा प्री, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब मेंस आएगी, कब मेंस का रिजल्ट, तो ऐसी बहुत लंबी प्रोसेस है आपकी तैयारी करने से लेके आपके सिलेक्ट होने से लेके ज्वाइन होने तक में, आपकी पहली सैलरी आने तक में। तो हमें कई बार हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग हमसे पीछे वाले हमसे आगे निकल जाते हैं, कई लोग प्राइवेट जॉब में जाके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें सेल्फ मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। आप मेरा भी वीडियो देखने के बाद एक समय के बाद आपका मोटिवेशन फिर डाउन होगा, तो सेल्फ मोटिवेशन ही एक की है जो हमें आगे बढ़ा सकती है कि हम हमेशा अपने आप को सोचें, पॉजिटिव रहें कि यार ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये एक सेल्फ मोटिवेशन की लाइन है जो हमें रखनी चाहिए हमेशा याद, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरे भी कई दोस्त जो प्राइवेट जॉब में थे मुझसे बहुत आगे हो रहे थे, तभी मैं एक ही चीज़ सोचता था कि जब भी शुरू करेंगे तब एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप तो सर बहुत ही ऊपर चले ऐसा कुछ ही नहीं। प्राइवेट वाला कोई 5 लाख रुपए महीना भी कमाए सर, पर वो आपसे ऊपर नहीं हो सकता। सबसे ऊपर कोई नहीं होता यार, ये तो परसेप्शन है हमारा कि DSP बहुत ऊंचा होता है, DSC कुछ भी नहीं है, सब पर्सनल ही है। ऐसा है कि सर जीवन में सब कुछ अपन हासिल नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि तो अभी जो आप जिस पद पे हैं सर, हर बच्चा जो भी देखेगा इसको, मैं खुद बोलता हूँ कि इस ड्रीम पद है ये। हाँ, वर्दी बड़ा ड्रीम पोस्ट, और आपके पास वैरायटी बहुत सारी होती है काम करने के लिए। पुलिस में तो बहुत सारा काम होता है करने के लिए, और बहुत वैरायटी का काम होता है करने के लिए। मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब, लेकिन फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए हमें कि नहीं ये नहीं मिला तो अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है यार, ये क्या करें हमारी जॉब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही आपके सामने बैठा हूँ, सपने इसके देखे थे और आज ये हूँ सर। ऐसा कुछ भी नहीं, हमें खुद को तो नहीं कोसना चाहिए कभी। कोसते नहीं, पर जो किस्मत में है सर, हाँ, वो डेस्टिनी आपको ले जाएगी खुद। बस हम अपना 100% दें, 100 के 120% दें, लेकिन हम अपने खुद से संतुष्ट हैं कि मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया है, उसका डेस्टिनी जहाँ ले जाए आपको। और प्रमोशन सर इसमें एडिशनल SP पे होगा नेक्स्ट आपका? हाँ, नेक्स्ट एडिशनल SP होगा। तो 10-1 साल तो लग जाते होंगे आराम से सर? हाँ, मतलब टाइम स्केल 7-8 साल के बाद का है, कई बार 9-10 साल भी लग जाते हैं। सही है सर। तो फ्रेंड्स देखा आपने, DSP सर ने आपको आपसे पहले तो मुझे ही मोटिवेट कर दिया। अरे ऐसा कुछ ही नहीं यार। बिल्कुल सबसे पहले सलाम करूंगा सर को। तो सर ने बहुत कीमती और बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। थैंक